नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश की अदालतों में एक बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक जांच रिपोर्ट भेजी है जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने पर वहां मिली हुई बोरियां भर भर कर जले हुए नोट मिले थे और उसकी जांच के लिए उन्होंने 3 अलग अलग हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी बनाई थी। देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस कमेटी ने जांच की और जांच में इस बात को सही पाया कि इस जज के बंगले से जले हुए नोटों की बोरियां भरी भरी मिली हैं। दूसरे तरीके से कह दूं इस बात को, बोरियों में भरे हुए नोट रखे थे जो जल गए थे, जले हुए हालत में अधजले नोट मिले थे। इतना पैसा आता कहाँ से किसी जज के पास? बड़ी बुरी चर्चाएं थी, लोग निकाल रहे थे कि इस जज ने कौन कौन से मामलों में फैसला दिया है। दिल्ली सरकार का जो शराब वाला जो मामला चल रहा था, केजरीवाल वाला और दूसरे लोगों का, जिसमें मुख्यमंत्री से लेके शराब मंत्री तक कई लोग जेल में पड़े हुए थे, फिर जमानत पाके एक एक निकले हैं, वो मामला भी शायद जस्टिस यशवंत वर्मा के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जहां से वो आए थे। आपको ध्यान होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने बड़ा विरोध किया। ऐसे आदमी को क्यों हमारे प्रदेश के हाई कोर्ट में भेज रहे हैं, बड़ा विरोध किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जांच कमेटी बनाई थी 3 अलग अलग राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की, उस रिपोर्ट के ऊपर जस्टिस वर्मा का पक्ष लिया गया। उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया, जाहिर है कि वैसा ही करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने यह जांच रिपोर्ट और उस पर जस्टिस वर्मा का जवाब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा है। और आज की जो खबरें हैं वो खबरें बताती है कि उन्होंने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो अड़े रहे कि वो बेकसूर हैं। सीजेआई ने लिखा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कि जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग चलाया जाए, जो कि संसद में ही चल सकता है, चलेगा संसद में, लेकिन सांसदों के ऊपर जिनका बस चलता है उनके कहे हुए चलेगा। एक निश्चित संख्या में सांसदों को लोकसभा या राज्यसभा में अपील देनी पड़ेगी कि हम इस जज के ऊपर महाभियोग चलाना चाहते हैं। एक आध दो मुझको याद पड़ रहे हैं ऐसे मामले। एक मामला था जिसमें ऐसे एक जज के ऊपर महाभियोग चल रहा था और उन्होंने अपना वकील रखा था अपना पक्ष रखने के लिए, कपिल सिब्बल को, और कपिल सिब्बल ने शायद पार्लियामेंट में 13 घंटे तक अपने मुवक्किल का पक्ष रखा था। अभी भी कपिल सिब्बल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तजुर्बा भी है पुराना। और जस्टिस वर्मा के यहाँ पता नहीं जली हुई बोरियों से परे भी कुछ है कि नहीं कपिल सिब्बल की फीस का, लेकिन वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और उनको पुराने तर्क वगैरह सब मालूम भी हैं। किसी जज के पक्ष में क्या क्या दिए जा सकते हैं महाभियोग के केस में। अब सवाल 2-3 उठते हैं, महाभियोग क्या करेगा? महाभियोग जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटा सकता है। क्या बात वहीं पे खत्म हो जाएगी? क्या ऐसे मामले में अगर प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और सांसदों के बहुमत ने तय किया कि नहीं महाभियोग नहीं चलाना है, तो क्या होगा? तो जस्टिस वर्मा काम करते रहेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते उनको कोई ऐसी रियायत हासिल नहीं है जो दूसरे किसी को हासिल हो? जैसे मैं बतला रहा हूं आपको, छत्तीसगढ़ में एक फूड ऑफिसर थे, दुर्ग में बसे हुए हैं शायद वो, उनके ऊपर अभी अनुपातहीन संपत्ति का मामला अदालत में गया। अदालत में 33 साल पुराना मामला है, 33 साल पुराना। अभी शायद वो 88 साल के हो गए हैं या ऐसा कुछ है। अब उनके ऊपर अनुपातहीन संपत्ति का मामला शुरू हुआ है।
चलेगा कब तक? 10, 15, 20 साल चल सकता है हिंदुस्तान में कोई मामला। 88 के बाद कितना होगा? जापानियों का 100 साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा तो भी हो सकता है तब तक उनके मामले में फैसला ना हो। तो जस्टिस वर्मा के मामले में क्या होगा? तब तक अदालत के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर लोगों की जो आस्था है उसका क्या होगा? मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोई ऐसा मैकेनिज्म रहना चाहिए जिसमें जिस तरह से बाकी सरकारी अधिकारियों, लोक सेवकों, जन सेवकों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले में, अनुपातहीन संपत्ति के मामले में जो अलग अलग सरकारी विभाग हैं वहाँ पे मामले दर्ज होते हैं, जांच होती है और चलते हैं। तो हाई कोर्ट का एक जज या सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर भ्रष्टाचार के किसी मामले में, अनुपातहीन संपत्ति के किसी मामले में फंसा है, मैं फंसी है नहीं कह रहा, मैं अभी रियायत दे रहा हूँ महिलाओं को क्योंकि ये मामला पुरुष का है, तो ऐसा अगर कोई जज फंसा है तो क्यों अनुपातहीन संपत्ति का मामला वहाँ पर शुरू नहीं किया जा रहा है? थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अभी 2 ही दिन पहले जजों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था वो खबरों में आया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज अड़े हुए थे कि नहीं, जजों से संपत्ति का विवरण कैसे मांगा जाएगा, बड़े अड़े हुए थे। एक समय सूचना आयोग ने आदेश कर दिया था कि जजों को संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा क्योंकि आरटीआई में कोई एग्जम्पशन नहीं है, छूट नहीं है उनको। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट चले गया था सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कि कागज नहीं दिखाएंगे। जो अभी चल रहा है ना देश में एक आंदोलन पिछले कुछ सालों से कि दूसरे देशों से आए हुए नागरिकों का जो शक चल रहा है कुछ लोगों के ऊपर, तो लोग कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे बाप दादा आए थे 50-60 साल पहले, अब कहाँ से कागज दिखाएंगे हम? 2 पीढ़ी हो गई है यहीं पे रहते हुए, कागज कहाँ से दिखाएंगे? ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट चले गया था, वहाँ उसने अपील की थी क्योंकि खुद सुनवाई पहले नहीं कर सकता था। बाद में कोई चीफ जस्टिस आए, उन्होंने कहा नहीं सबको दिखाना चाहिए, या कोई अदालती फैसला हुआ होगा। तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज चूंकि जनता के पैसों पे तनख्वाह पाते हैं तो कुछ बुनियादी कानून उनके ऊपर दूसरे जन सेवकों, दूसरे सरकारी अधिकारियों जैसे ही लागू होने चाहिए। अब आपने अदालत में अपने फैसले और आदेश उसको लेके अवमानना की एक ढाल अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली है, आप उसके पीछे छुप जाते हो, बच जाते हो, और अगर कोई उसके पीछे आप पे ऊपर हमला करे तो आप उस पर अवमानना का मुकदमा चला देते हो। बहुत है उतना, आप अवमानना का नोटिस दे के कटघरे में जिसको चाहे खड़ा कर देते हो। लेकिन अगर आपके पास अनुपातहीन संपत्ति है तो आप दूसरे सरकारी अधिकारी और आपके बीच फर्क क्यों होना चाहिए? जज साहब आप भी सोच के देखिएगा, जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारे आपके पैसे पे एक अफसर अगर तनख्वाह पाए और एक जज अगर तनख्वाह पाए, इन दोनों को अनुपातहीन संपत्ति के मामले में कोई फर्क क्यों होना चाहिए? बताइए आप मुझको। क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या वहाँ के कॉलेजियम को ये नहीं करना चाहिए था कि ये जस्टिस वर्मा का मामला जो है ये विजिलेंस को दे देते, ये पुलिस को दे देते, इनकम टैक्स को दे देते, जो सूटेबल एजेंसी है वहाँ दे देते? क्यों नहीं किया? क्यों ऐसी रियायत की दी जाती है? क्यों ऐसा एक बुलेट प्रूफ जैकेट हर जज को दे दिया जाता है कि तुमको हटाना रहेगा तो महाभियोग चला के संसद हटा सकेगी? अच्छा, वो तो हटाने की बात है। और जो अनुपातहीन संपत्ति का मामला है वो उस पर क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? वो तो हटाना नहीं है, वो तो जांच तो चल सकती है जज के खिलाफ, उसके लिए क्यों जाना पार्लियामेंट? क्या देश की जनता ने इसीलिए पार्लियामेंट बनाया है कि जज की अनुपातहीन संपत्ति के मामले को भी वही देखेगी? गलत बात। सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के बारे में और हाई कोर्ट जजों के बारे में ये फैसला लेना चाहिए। आपको उस जज की नौकरी खत्म करने के लिए
पार्लियामेंट में महाभियोग चलाना है वो एक अलग मामला है, लेकिन नौकरी खत्म करने से पहले भी अनुपातहीन संपत्ति का एक मामला बनता है। मेरे साथ सहूलियत ये है कि मैं कानून पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं खुले दिमाग से सोच पाता हूँ। अभी मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के मेरे बड़े वकील दोस्त से अगर मैं पूछता तो वो मुझको कानून बताने लगते कि इस वजह से जज के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति का मामला नहीं चल सकता। मैं उतनी बुद्धि से फ्री हूँ, मैं उतनी बुद्धि वाला नहीं हूँ। मेरी जानकारी कानून की बड़ी सीमित है और इसलिए मेरे प्राकृतिक तर्क मजबूत हैं। प्राकृतिक न्याय की मेरी समझ मजबूत है जो कहती है कि अनुपातहीन संपत्ति के मामले में कोई जज किसी अफसर से अलग नहीं है। अब पटवारी और तहसीलदार और फूड ऑफिसर इनकी अनुपातहीन संपत्ति के मामले बना रहे हो। 33 साल बाद एक फूड ऑफिसर का अनुपातहीन संपत्ति का मामला अदालत में जा रहा है। अनुपातहीन संपत्ति तो रिकॉर्डेड रहती है, जमीन है, मकान है, राइस मिल है, दुकान है, बैंक में पैसा है, घर में सोना है। उसके बाद 33 साल क्यों लगा? 33 साल क्यों लगा उसके बाद? अब ये जज जो है इसको हटाने में कितना समय लगेगा, और अगर संसद तय करेगी हटाना तो अनुपातहीन संपत्ति का क्या होगा? वो नोटों के जो बोरे हैं जले हुए, अध जले, उनका क्या होगा? तो मैं एक बुनियादी सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति के मामले में क्या किसी जज को सरकारी अधिकारी से अधिक छूट मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? थोड़ा सोच के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोस्तों तक इसको भेजिएगा। हमारा आपका सबका हक है कि अपने देश की न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराएं, उनसे जवाब मांगे। सोशल मीडिया पे भी लिखिएगा इस बारे में कि भ्रष्टाचार के मामले में जज को कोई छूट क्यों मिले सरकारी अधिकारी के मुकाबले। सोचिएगा इसको। जो बाद में जाके सही साबित हुआ ना संपत्ति की घोषणा करने के मामले में, कल ही मैं देख रहा था किसी अखबार की हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के नाम के साथ आया है कि कुछ 120 करोड़ की उनकी संपत्ति है। कुछ है, हो सकता है होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनके परिवार में चली आ रही होगी, उन्होंने खुद शेयर मार्केट में पूंजी निवेश करके बनाया होगा, बढ़ाया होगा। मैं उनके ईमानदारी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब आरटीआई को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज अपना एक ताकत का अहंकार दिखा रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, संपत्ति नहीं दिखाएंगे, दिखाना पड़ा ना, उसके दिखाने से ही कुछ चीज़ें साबित हुई। तो मेरा मानना है कि किसी भी जज को भ्रष्टाचार के मामले में, अनुपातहीन संपत्ति के मामले में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। एक पटवारी के जितने हक हैं उससे ज़्यादा हक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस मामले में नहीं होना चाहिए। बाकी के लिए महाभियोग है। बताइए आपको कैसी लगी मेरी बात। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई न्याय की बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को इसका लिंक भेजिए, कमेंट बॉक्स में तथ्य की बातें लिखिए, आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक बहुत छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो आप हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट नीचे से बांध कर रखिए, तो ही आपकी जान बच सकेगी किसी हादसे की हालत में। अगर आपके सिर पर चोट लग जाती है तो जरूरी नहीं है हेलमेट लगाने से आपके पैर में आई हुई चोट रुक जाएगी, लेकिन बदन का सबसे नाजुक हिस्सा सिर माना जाता है। किसी किसी के सिर में भीतर दिमाग रहता भी है। अगर आपके सिर में भीतर दिमाग है और अगर आपको उसकी कदर है तो आप हेलमेट लगाइए। अगर नहीं है दिमाग भीतर तो फिर हेलमेट पे पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे।